बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बच्चे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस किया था Kc को, आज हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे कि उसका फ़ायदा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं Kc। आपने नोट किया कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में भी हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की, और चाहे हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, चाहे हम कोई यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने हर इक्वेशन में Kc की वैल्यू कैलकुलेट की। वो कहते हैं Kc की वैल्यू इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आप समझ लें इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। इस दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो बेटा, इसके इम्पोर्टेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की इम्पोर्टेंस जब देखी गई, उसको चेक किया गया, तो इसकी इम्पोर्टेंस में हमें दो मेजर पॉइंट्स नज़र आए। इसकी इम्पोर्टेंस के दो मेन पॉइंट हैं। नंबर 1, एक तो इसका ये फ़ायदा है कि हम इससे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पता चला सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन की कंडीशन क्या है, इस वक्त रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, यानी उसकी डायरेक्शन इस वक्त लेफ़्ट टू राइट है, यानी उसकी डायरेक्शन इस वक्त फॉरवर्ड है या रिवर्स है। यानी इससे हम ये पता चला सकते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स में है, ये पता चल जाएगा, उसकी प्रिडिक्शन हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, यानी उसकी एक्सटेंट, किस हद तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक्सटेंट मीन उसकी लिमिट, किस हद तक, कितना रिएक्शन हमारा हो चुका है, कितने रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में जा चुके हैं। तो इसकी ये दो जो है मेन बातें हैं जिसको हम लेकर आज चलेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसमें उसकी जो पहली इम्पॉर्टेंस है वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है, हम उसको चेक करके बता सकते हैं, उसकी Kc की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस वक्त रिएक्शन की कंडीशन क्या है। यानी इस वक्त जो रिएक्शन हो रहा है वो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसको कैसे पता चलाते हैं, उसको आज हम देखेंगे, उसको हम आज सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन का पता कैसे चलाते हैं। तो उसको आज हम, पहला पॉइंट है वो, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बेटा, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जब भी उसकी प्रिडिक्शन की जाती है, जब भी उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक स्पेशल टाइम के लिए सैंपल लेकर उसको चेक किया जाता है। कि सैंपल लेकर उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उससे Kc की वैल्यू आती है, कंपेयर करते हैं, फिर पता चलता है। तो कैसे पता चलेगा वो हम आज डिस्कस करते हैं। बेटा याद रखिएगा, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हर रिएक्शन की अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है Kc की, हर रिएक्शन की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको कहते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह आपको पता है, हम बात करते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर, हम कहते हैं 1 atm। सिमिलरली ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। रूम टेम्परेचर की जब बात की जाती है, हम लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है, हर रिएक्शन की अपनी एक स्पेसिफिक Kc की वैल्यू है जो फिक्स होती है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो है हमारे पास 57। इसमें Kc की वैल्यू है 57, इसको मैं 0.0 लिख देता हूँ, 57। और ये 57 कब होती है, एट 700 केल्विन टेम्परेचर, यानी इतने टेम्परेचर पे ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। आमतौर पर ये केल्विन, क्योंकि आपको पता है SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, तो हम केल्विन लिखेंगे।
तो यानी ये उसकी वैल्यू फिक्स है, यानी कोई भी रिएक्शन है उसकी अपनी Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स होती है। अब वो कहते हैं ठीक है ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू कब होगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये मैं आपको बताता चलूँ, ये वैल्यू कब होगी एट इक्विलिब्रियम, यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे, जब दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, ये तब की फिक्स वैल्यू है 57। अब वो कहता है कि आपने ये रिएक्शन लगा दिया, अब आपको पता तो नहीं कि इक्विलिब्रियम कायम हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम से पहले कोई भी स्पेशल टाइम फॉर सम टाइम, यानी आपने ये रिएक्शन लगा दिया। रिएक्शन लगाने के बाद आपने कहा जी आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर, यानी अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया था, ठीक है। आपने इक्विलिब्रियम से पहले जाकर उसमें क्या किया, सैंपल एक्सट्रैक्ट किया, सैंपल विदड्रॉ किया। चलें मैं आपको जिस तरह समझा रहा हूँ एक एक बात जहन में रखनी है। अब हमने क्या करना है, ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड वैल्यू ये थी, कब, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से पहले, आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम हुआ है नहीं हुआ, आपने रिएक्शन लगा दिया। अब रिएक्शन लगाने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ जाकर सैंपल विदड्रॉ करना है। चले आपने जाकर वहाँ से सैंपल, नाउ वी विदड्रॉ सैंपल फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन हो रहा था, आपको नहीं पता कि इस वक्त उसकी सिचुएशन क्या है, आपने हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन लगा के रख दिया। थोड़ी देर बाद आपने विजिट किया, आपने कहा चेक तो करें कि कितना हो गया है रिएक्शन। आपने वहाँ से सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया, सैंपल विदड्रॉ किया। आपने वो जो सैंपल विदड्रॉ किया उसमें आपने टाइम नोट करना है कि रिएक्शन को लगाए हुए कितना टाइम हो चुका था। जो आपने ये वहाँ से सैंपल विदड्रॉ किया फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद आपने वो सैंपल विदड्रॉ कर लिया। अब आपने जो सैंपल वहाँ से लिया रिएक्शन मिक्सचर, आपको पता होना चाहिए, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट भी होगी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट भी होगी, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी होगी, उसमें आयोडीन की क्वांटिटी भी होगी, उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, यानी तीनों की क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स भी बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, ये रिएक्शन मिक्सचर आपने वहाँ से विदड्रॉ किया, रिएक्शन मिक्सचर में ये तीनों चीज़ें होंगी। अब आपने क्या करना है, इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेबॉर्ट्री में डिवाइस रखे होते हैं, आप वहाँ पे ले जाते हैं, सैंपल को वहाँ रखते हैं। थोड़ी देर के बाद आप उसको वैल्यू आ जाती है आपके पास, एक प्रिंट सा आ जाता है कि उसमें हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो वो कहता है सपोज करें फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि आपने ये सैंपल विदड्रॉ किया और आपने उसको नोट किया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद, थोड़े से टाइम के लिए आपने जो सैंपल लिया उसकी वैल्यूज़ चेक करें आप। वो कहते हैं सपोज कि जो हाइड्रोजन है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.10, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, इसकी वैल्यू इतनी है। सेम आयोडीन की वैल्यू भी होगी। सपोज वो कहता है आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की भी वैल्यू आपने चेक की। वो कहता है सपोज कि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू है दैट इज़ 0.40 मोल
पर डेसीमीटर क्यूब, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। और चूँकि ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं, जो वैल्यूज़ हमने सैंपल से एक्सट्रैक्ट की हैं, सैंपल को हमने एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर टाइम के बाद हमने ये सैंपल लिया था, हमने टाइम फिक्स किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रिएक्शन लगाने के 10 मिनट्स बाद सैंपल विदड्रॉ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 20 मिनट्स के बाद, यानी एक पर्टिकुलर टाइम था, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के बाद अभी इक्विलिब्रियम नहीं हुआ था तो हमने सैंपल वहाँ से विदड्रॉ कर दिया। तो जितने टाइम के बाद हमने किया उसको साथ मेंशन करेंगे, यहाँ पर टाइम लिख देंगे, स्मॉल टी लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन के साथ हम स्मॉल टी लिखेंगे, ये स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्मॉल टी हमने लिख दिया, यानी इसका मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने ये वैल्यूज़ ली। अब कहता है ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब आप इसको फार्मूले में पुट करके, जैसे हमें पता है अगर हम इस इक्वेशन में, मैं अब आपको बताऊं, इस इक्वेशन में अगर हम Kc की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालते थे, जैसे आपको पता है, मैंने बताया है, हम प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। यानी Kc की वैल्यू अगर हम लिखते तो हम ऐसे लिखते, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते, HI इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स को हम नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। ये Kc की वैल्यू लिखने का तरीका है, लेकिन ये तो तब है जब इक्विलिब्रियम हो, लेकिन अब तो इक्विलिब्रियम नहीं है, अब तो हमने सैंपल लिए है। तो सैंपल जब लेंगे तो सैंपल की वैल्यूज़ लिखेंगे इसी तरह, लेकिन उसको Kc नहीं लिखेंगे। अब उसको क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे Qc। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर Qc लिखेंगे आप, इसमें अब हम लिखेंगे Qc, Kc नहीं लिखेंगे। Qc क्यों लिखा, Qc का मतलब है रिएक्शन कोशेंट, कोशेंट, Q से कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम कह नहीं सकते थे, तो उसका हमने नाम लिख दिया रिएक्शन कोशेंट। कोशेंट का मतलब भी हमें पता है, जब टू वैल्यूज़ को हम डिवाइड करके कोई उसका आंसर आता है हमारे पास, उसको हम कोशेंट कह देते हैं। कोशेंट का मतलब यही होता है कि दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही हों उसको हम कोई आंसर निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको Qc लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम आ गया है। अगर टाइम ना होता फिर तो हम Kc लिख देते, क्योंकि वहाँ पर टाइम एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट की हैं, तो हम क्या लिखेंगे उसको Qc, रिएक्शन कोशेंट। अब लिखेंगे तरीकाकार वही होगा, Qc की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, अब लिखने का तरीका सेम, इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है क्या लिखेंगे, ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट क्या है HI, ऊपर क्या है स्क्वायर, पावर 2 है, स्क्वायर में लिखी जाएगी, और साथ स्मॉल t लाजमी लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय। अब लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा जाएगा, इसके साथ भी स्मॉल t लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयोडीन है, हम आयोडीन को भी लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे स्मॉल t, यानी Qc जब यहाँ पर आएगा तो इनके साथ स्मॉल t लिखना ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्योंकि सैंपल है, हम सैंपल को चेक कर रहे हैं, सैंपल को जब चेक करते हैं हमारे पास हमेशा Qc की वैल्यू आती है, क्योंकि Kc तो फिक्स है। अब जो भी वैल्यू आएगी Qc की आएगी, रिएक्शन कोशेंट की आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है, कितनी, 0.40। अब यूनिट साथ लिखना ज़रूरी नहीं, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लिख देंगे, ये 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.10, लिख देंगे 0.10। उसके बाद इनटू आयोडीन की वैल्यू कितनी है 0.20, ये पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, यानी इसको कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो आता है 8.0, यानी 8, यानी हमारे पास Qc की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 8.0। अब जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी Qc की, अब उस Qc की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ, Kc के साथ।
फिर हमें पता चलेगा कि इस वक्त डायरेक्शन की रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है। नाउ बाय comparing the value of QC, इस QC की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद KC। यानी अब जो हमारे पास सैंपल की कैलकुलेशन आएगी, वैल्यू आएगी, उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, KC के साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कैसे फिर पता चलेगा, उसको हम अब डिस्कस करते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो बेटा आपको पता होना चाहिए इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि QC की वैल्यू KC के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब पहली पॉसिबिलिटी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो QC की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ QC या तो होगी लेस देन KC, पहली पॉसिबिलिटी कि जो QC की वैल्यू है वो KC से लेस देन होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वैल्यू ऑफ QC ग्रेटर देन KC, कि QC की वैल्यू बड़ी होगी KC से, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी आपको भी पता है, या तो QC की वैल्यू लेस देन होगी KC से, या QC की वैल्यू ग्रेटर देन होगी KC से, या QC की वैल्यू इक्वल होगी KC के। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बच्चे हो सकती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास KC की वैल्यू स्टैंडर्ड फिक्स थी, हमने सैंपल विदड्रॉ किया, कंसंट्रेशन चेक कर ली, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू आई उसको हमने पुट करके फार्मूले में QC की वैल्यू निकाल ली। QC क्यों कहा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेशल टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए हमने सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लिया था और उसको चेक कर लिया। कुछ टाइम के बाद हमने सैंपल वहाँ से विदड्रॉ कर लिया था। तो जो वैल्यू QC की आएगी अब हम उसको कंपेयर करेंगे, किसको, QC को KC के साथ। या तो QC की वैल्यू लेस देन होगी KC से, या QC की वैल्यू ग्रेटर देन होगी KC से, या इक्वल होगी KC। अब इससे क्या पता चलेगा, अगर अब मैं बात करता हूँ इफ QC लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू लेस देन KC है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा रिएक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो रिएक्शन की सिचुएशन है वो लेफ़्ट टू राइट है। अब हमें पता है लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी हमारा जो रिएक्शन है वो अभी लेफ़्ट टू राइट है, उसकी जो डायरेक्शन है इस वक्त वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। यानी रिएक्टेंट्स मिलकर अभी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा किसके लिए, टू अटेन इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्शन गोज, मैं लिख सकता हूं यहां पर, टू अटेन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप डायग्राम की मदद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप इसको शो कर लें, जो QC है वो लेस देन है, QC ये बना लें, इधर लिख दें ये QC है, और KC बड़ा बना दें, ये KC है। तो रिएक्शन आपका लेफ़्ट टू राइट है, तो आप इसको शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेफ़्ट टू राइट की डायरेक्शन मैंने बना दी, इसकी लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। और अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC है तो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा।
वहाँ पर रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट था, इसमें क्या होगा, रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट। मैं लिख सकता हूँ, इट मीन्स रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट किस डायरेक्शन में होता है, हमें पता है लेफ़्ट टू राइट फॉरवर्ड होता है और राइट टू लेफ़्ट रिवर्स। इन रिवर्स डायरेक्शन क्यों, टू अटेन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम अभी नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम के लिए अभी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो इसकी डायग्राम भी हम बना सकते हैं। इसमें QC ग्रेटर है तो QC के लिए हम बड़ा सर्कल बना देंगे, ये QC, इसको ये QC, और KC लेस है उसको स्मॉल बना देंगे, ये KC, इसको भी सेम। डायरेक्शन हमने इसकी रिवर्स कर दी, ये डायरेक्शन होगी इसकी, इसमें लेफ़्ट टू राइट था, इसमें राइट टू लेफ़्ट इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है ये। और अगर आखिरी पॉसिबिलिटी QC इक्वल टू KC, QC इक्वल टू KC यानी कि उसकी वैल्यू इक्वल है, यानी जितनी QC की वैल्यू है उतनी ही KC की है। इसका मतलब क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, क्योंकि वो KC के इक्वल आ गया। ये KC की जो वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी ना, इस वजह से। तो अगर QC की वैल्यू KC पे होगी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि पहली बात कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। पहली बात, दोनों का जब रेट इक्वल होगा तो हमें पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब दोनों का रेट इक्वल होगा हमें पता है कि इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी QC की वैल्यू KC की वैल्यू के इक्वल होगी, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, इट मीन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट भी है, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट था, लेफ़्ट टू राइट भी हो रहा है और राइट टू लेफ़्ट भी हो रहा है। जब लेफ़्ट टू राइट भी हो, राइट टू लेफ़्ट भी हो, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसकी डायग्राम के लिए हमने सेम यहाँ पर बना देंगे हम QC, इसको बना देंगे हम KC, तो दोनों का रेट इक्वल, तो हम कह देंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दोनों का रेट इक्वल है, तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, लेफ़्ट टू राइट भी हो रहा है और राइट टू लेफ़्ट भी हो रहा है। तो ये पहली इंपॉर्टेंस थी, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम दूसरी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं जी। तो पहली इम्पोर्टेंस वो थी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपने देखा कि कैसे हम फाइंड करते हैं, QC की वैल्यू फाइंड करके कंपेयर कर देते हैं KC के साथ, और उसको देखते हुए एज्यूम करते हैं कि अगर वो उसकी वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड, उसकी वैल्यू QC की वैल्यू लार्ज है KC से तो रिवर्स, और अगर इक्वल है तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दूसरी इंपॉर्टेंस, दूसरा फ़ायदा, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अब एक्सटेंट के बारे में मैंने बताया, उसका मतलब होता है किस हद तक, यानी एक्सटेंट मीन
हाउ मैनी रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ये जो हम इसकी बात करेंगे ना एक्सटेंट की, ये एक्सटेंट तब हमने चेक करना होता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जबकि जो हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं थी, वो सैंपल था, सैंपल विदड्रॉ किया था पर्टिकुलर मोमेंट के बाद, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन के बाद। लेकिन ये जो एक्सटेंट हम चेक करते हैं ना, एक्सटेंट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब रिएक्शन आ जाता है तब हम Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं कि इस वक्त रिएक्शन की कंडीशन क्या है, इस वक्त कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं, ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं या कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं। इस चीज़ को देखना कहलाता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी एक्चुअली इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। इट मीन्स हाउ मैनी रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो ये रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आप चेक करेंगे, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो भी उसकी देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज़। कैसे? या तो जो Kc की वैल्यू है वो लार्ज होगी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, या स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, सेकेंड ऑप्शन, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी हमारे पास। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मॉडरेट वैल्यू, नीदर स्मॉल नॉर लार्ज को हम लिख सकते हैं मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, नीदर स्मॉल नॉर। ठीक है, तो कहते हैं इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि Kc की वैल्यू आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा या तो Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, या बिल्कुल स्मॉल होगी, या मॉडरेट होगी। तो अगर, अब पहली बात पे आ जाते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। और ये कहाँ पर? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। अगर सारे के सारे, तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स क्या होंगे? नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होंगे। एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम। इसका मतलब ये होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जब तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। तो हम कह देते हैं कि इस सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कंप्लीट रिएक्शन। इट मीन्स reaction has gone to completion. Reaction has almost gone to completion. ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इनको कंप्लीट रिएक्शन कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स ही मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स नहीं हैं। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चीज़ है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगाते हैं और फिर यहाँ भी 2 लगाते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन है। ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन कब होता है, यहाँ पर बताता चलूँ, एट 1000 केल्विन। जब टेम्परेचर 1000 केल्विन होता है ना, तब ये रिएक्शन होता है। वो कहते हैं इस किस्म के रिएक्शन को अगर देखें और इसमें तकरीबन सारी कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे पता चला? इसकी Kc की वैल्यू से। Kc की वैल्यू इसकी चेक की गई जब, तो Kc की वैल्यू जो मैंने आपको बताया है वो स्टैंडर्ड होती है, फिक्स होती है। इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू होती है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22। इमेजिन 10⁻22 प्लस में इतनी बड़ी वैल्यू है, इतना लार्ज वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब ये होगा कि जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मैक्सिमम है आपके पास, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है Kc की वैल्यू। दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है तो क्या होगा? आपने इसका उलट लिख देना है, इसका रिवर्स लिख देना है। कैसे लिखेंगे? आपके सामने है, आप लिखेंगे इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? वहाँ पर आपने लिखा था ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। वहाँ पर हमने लिखा ऑल द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, यहाँ हम लिखेंगे ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। वहाँ पर लिखा था एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। यानी वहाँ पर आपने लिखा था प्रोडक्ट्स मैक्सिमम है, यहाँ पर आपने लिखा रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। यानी उसका उलट लिख देना है आपने। उसमें आपने ये कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसमें आप क्या लिखेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में गई है। जब थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, इट मीन रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम क्वांटिटी वैसे पड़ी है और प्रोडक्ट आपके पास बहुत कम है, नेग्लिजिबल रेट में, थोड़ी सी क्वांटिटी में है, तो उसका उलट कर देंगे। इसमें आप लिखेंगे ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इसकी भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसको हमने कहा था रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। इनको हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। हम कहेंगे सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं ये कंप्लीट होते ही नहीं हैं, यानी इनको इनकम्प्लीट कहेंगे। उनको हमने कंप्लीट कहा था, इनको इनकम्प्लीट। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस
never go to completion. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे सामने है। हमारे पास अमोनिया NH3, इसकी डिकम्पोजिशन, अमोनिया की ब्रेक डाउन यानी उसकी डिकम्पोजिशन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं हम। अमोनिया 2NH3 डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन में एंड हाइड्रोजन में। ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो वो कहते हैं इस किस्म के रिएक्शन में अगर आप देखें कि जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन है इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बहुत कम होती है, स्मॉल कन्वर्जन होती है रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि इसकी Kc की वैल्यू स्मॉल है। Kc की वैल्यू अगर आप देखें, इसकी Kc की वैल्यू है 3.0 10⁻⁻⁹। इमेजिन कि कितनी स्मॉल है, माइनस में चली गई, कहाँ +22, कहाँ माइनस में 9। तो इसकी वैल्यू स्मॉल है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट होते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी रिएक्शंस की कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट्स में। अब तीसरी पॉसिबिलिटी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, यानी ये Kc की वैल्यू है, Kc की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, यानी मॉडरेट वैल्यू, ना ही बहुत लार्ज वैल्यू हो ना ही बहुत स्मॉल, मतलब मॉडरेट वैल्यू हो। तो क्या होगा? तो बेटा हमारे सामने बात तकरीबन आ चुकी है कि अगर लार्ज वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं, और अगर स्मॉल वैल्यू है तो हमें पता चल जाता है कि अब रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं। और अगर मॉडरेट वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंपेरेबल क्वांटिटी है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। At equilibrium position, the amount of reactants and products is comparable। इक्वल नहीं कहना, इक्वल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कंपेरेबल कहना है। कंपेरेबल का मतलब होता है, आपको पता है कि ऑलमोस्ट इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं, सेम नहीं। आपने कंपेरेबल की टर्म को लाजमी तौर पर याद रखना है। इक्वल लिख दिया गलत हो जाएगा, सेम लिख दिया गलत हो जाएगा। कंपेरेबल, क्योंकि ज़रूरी नहीं बिल्कुल इक्वल हो, तकरीबन बराबर बराबर 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो इनकी अमाउंट कंपेरेबल होगी, तकरीबन बराबर बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू उसकी मॉडरेट है, ना ही लार्ज है ना ही स्मॉल है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। N2O4, इसका नाम होता है बेटा नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा मीन 4, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसका एक और नाम भी है डाई नाइट्रोजन, डाई मीन 2, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी इसी का नाम है, और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये भी एक गैस है। तो कहते हैं अगर इसका अगर हम रिएक्शन देखें, इसकी जो डिकम्पोजिशन है ये कन्वर्ट हो जाता है NO2। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, यानी नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो Kc की वैल्यू कितनी होती है? तो Kc की वैल्यू बेटा इसमें होती है 0.211। ये देखिए, ये ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी ना तो 10 की पावर में है ज़्यादा, ना ही माइनस में है ज़्यादा,
ना बहुत लार्ज वैल्यू है ना बहुत स्मॉल वैल्यू है। अगर देखा जाए तो बिटवीन दिस एंड दिस तकरीबन मतलब आप कह सकते हैं कि मॉडरेट वैल्यू है। तो ये वैल्यू आ गई। वो कहते हैं इसमें भी अगर आप देखें तो हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि जब वैल्यू मॉडरेट होगी तो एक चीज़ तो हमारे माइंड में ज़रूर आएगी, क्या, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि दोनों का रेट क्या है, इक्वल। यानी फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज होकर इसमें कन्वर्ट हो रही है ना, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, इसकी डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ, ये जब डिकम्पोज होगी तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। यानी अगर आप देखें इन डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन का जो रेट है ना, रेट ऑफ, ये स्पीड ऑफ, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन इज कंपेरेबल, या आप उसको कह सकते हैं कंपेरेबल के बजाय आप कह सकते हैं इज सेम, सिंपल, क्योंकि स्पीड तो सेम होगी ना, इज ऑलमोस्ट सेम। दोनों का रेट इक्वल हो सकता है लेकिन जो अमाउंट है उसकी वो क्या होगी, कंपेरेबल होगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। देखिए, हमें Kc की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, वैल्यू को देखते हुए बता देते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर लार्ज वैल्यू होगी तो हम समझ जाएंगे कि कंप्लीट रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। स्मॉल वैल्यू है तो हम समझ जाएंगे कि थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर नॉर्मल यानी मॉडरेट वैल्यू है तो हम समझ जाएंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तकरीबन सेम है, बराबर बराबर है। तो बेटा ये थी इसकी इम्पोर्टेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kc की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का हमारा, क्योंकि बोर्ड में इस दफ़ा तो आया हुआ था कि इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्लेन करें। कभी कभी बोर्ड में इस तरह भी आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये भी आ जाता है अलग से। कभी कभी आ जाता है हाउ विल यू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक था आज का हमारा। तो आज का बेटा ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, याद करना है इसको। इसमें Kc की वैल्यूज़ स्पेशली आपने याद करनी है, रिएक्शन भी याद करने हैं, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।